हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो से। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी के लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। छोटा रखेंगे इसको, 50 क्वेश्चन है। सारे सब्जेक्ट कवर करने का प्रयास किया गया है। 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, बाकी जीएस के, मैथ्स, रीजनिंग के सभी तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं, इंक्लूडिंग जो आपका पंचायती राज वाला एरिया है उत्तर प्रदेश वाला, उसे भी। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको कमेंट सेक्शन में, हमें भी अच्छा लगेगा और आगे भी लगातार हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम जो कैपेसिटी है ह्यूमन ईयर की, मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी को बियर करने की, वो कितनी है? तो 120 डेसिबल है ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। 120 से 130 है। अगर ऑप्शन में 130 भी होता है तब भी हम लोअर लिमिट को प्रेफरेंस देंगे। 120 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि भी आपका सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, तो इसके कम सिक्रीट होने से कौन सा रोग होता है? अल्पस्त्रावण से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये रोग है, बच्चों में होता है या फिर बर्थ के समय बच्चों में देखा जाता है, क्रिटिनिज्म। ठीक है, ये अगर मदर के मतलब कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन की कमी रही है तो ये कंडीशन हो सकती है बर्थ हुए बच्चे में, जन्म लेने वाले बच्चे में। अगर ये सेम कंडीशन अडल्ट में देखी जाती है, ये आपकी ये अल्पस्त्रावण वाली थायरॉक्सिन की, तो वहाँ पर मिक्सोडीमा डिसीज हो सकती है। उसके अलावा एक और डिसीज होती है थायराइड से रिलेटेड, गोइटर, आपने सुना होगा। जो है थायरॉक्सिन कमी से गोइटर भी होता है लोगों में, घेंगा जिसको बोलते हैं। और एक और डिसीज होती है, अगर हाइपर थायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा थायराइड आपका स्त्रावण करने लगता है, तो आपकी एक्रोमिगेली नाम की डिसीज भी देखने को मिलती है। वेल्डिंग मशीन किसने जो है इन्वेंट की? तो इन्वेंटर से और इन्वेंशन से क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस सेक्शन से। तो वेल्डिंग मशीन डिस्कवर की या इन्वेंट की एलिसा थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। वैसे ही बाकी भी आप देख सकते हैं, एडिसन ने बल्ब की खोज की, एनसीईआरटीज में भी गिवन है। हेनरी सीले जिनने जो है आयरन बनाया था, मतलब कपड़े प्रेस करने वाला स्त्री। इलेक्ट्रिक आयरन का हम क्रेडिट दे सकते हैं हेनरी सीले को। डाइमलर का किसको देंगे? डाइमलर ने किसकी खोज की, आप बताइए। उसके बाद वाटरमैन ने जो है फाउंटेन पेन बनाया था। ऐसे काफ़ी सारे हमको याद रखने चाहिए। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए टेस्ला को, ये सब। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की इसकी क्षमता पर क्या असर पड़ता है? तो हवा की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है बढ़ जाया करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसे हम लाल दवा के रूप में भी जानते हैं? लाल दवा है आपकी पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साइंस स्टूडेंट ने जरूर इसके एक्सपेरिमेंट किए होंगे अपने लैब्स में, एटलीस्ट प्रैक्टिकल के दौरान। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाते हैं हम लोग? इसी मंथ हमने सेलिब्रेट किया इसको, मतलब जो बीत गया है। 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम पता होनी चाहिए आपको। थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। आगे क्वेश्चन है, कोरोना वायरस विशेषकर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अभी तक के फाइंडिंग्स में पता चला है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी लंग्स को काफी प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी। तो फेसबुक यहाँ पर टाई अप करने वाला है रिलायंस की डिजिटल सर्विस के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। $5.7 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फेसबुक रिलायंस में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्हड़ द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ द्वारा जो पुस्तक है वो राज तरंगिणी है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तब भी हमने इसको लिया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की, आपकी इंडिका मेगास्थनीज की। और आप बताइए कि अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने थे? जिसने बहुत डीप में हिस्ट्री पढ़ी है, बताइए आप, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे? और अगला है कि 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, बताना है चौरी चौरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? तो ये गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा। हमारा आंसर हो जाएगा डी। गोरखपुर में घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। आगे क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? अकबर से रिलेटेड काफ़ी सारे ईयर्स पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो अकबर की पूरी क्रोनोलॉजी जल्दी से कवर कर लेते हैं। पानीपत का जो है सेकेंड युद्ध 1556 में, ग्वालियर पर कह सकते हैं एक्सपीडिशन, ग्वालियर अभियान था 1560 में। मालवा का अभियान था 1561 में। 1563 में जो है पिलग्रिम टैक्स हटा दिया था, तीर्थ कर हटाया, जजिया कर हटा दिया।
हिंदुओं के ऊपर से 1564 में, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फिर गोंडवाना और या फिर कह सकते हैं गढ़कटंगा में इनका एक्सपीडिशन था। फिर चित्तौड़ अभियान, फिर रणथंभौर का अभियान, फिर ये सब पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इबादत खाना की स्थापना कब की थी अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के टाइम पर 1576 में, और 1579 में इसने खुद का खुतबा पढ़वाया था, किससे? फैजी से, अपने नाम पर। तो ये कुछ इवेंट्स हैं अकबर के, आपको जरूर याद रखने चाहिए और देखना चाहिए बीच बीच में, इनसे आ रहे हैं क्वेश्चन लगातार। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मृदा पाई जाती है एलुवियल सॉइल। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, अगर आपने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में देखा है, उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन का हिस्सा आप देखेंगे पूरा का पूरा गंगा के मैदान वाला हिस्सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगी। जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई सर्वाधिक है? लंबाई सर्वाधिक 1465 किलोमीटर की है, गोदावरी की, ऑप्शन नंबर डी। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ऑप्शन नंबर डी। इसका उद्गम स्थान बता सकते हैं कोई? कमेंट करके बताइए आप। अब हमको बताना है डिडवाना झील कहाँ पर पड़ती है। डिडवाना पड़ती है नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अब टिड्डी चेतावनी संगठन, चूंकि न्यूज में था लोकस्ट स्वार्म की वजह से, हमारे राजस्थान में और पाकिस्तान में पूरा लोकस्ट से इमरजेंसी लगी हुई थी। सोमालिया में भी लोकस्ट की इमरजेंसी लगा दी गई थी। ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। तो इसमें बताना है कि ये कहाँ पड़ता है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग, भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन और स्टोरेज के अंतर्गत। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघ बनाने के अधिकार या फिर राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है? ये प्रोविजन दिया हुआ है जहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। ये वहाँ दिया हुआ है जहाँ पर हम कह सकते हैं, या फिर जिसको आधार बना करके राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये आया था। ये है आर्टिकल नंबर 19, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी। इसके बारे में बात होती रहती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के सृजन की व्यवस्था की गई है? व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 40 में, ऑप्शन नंबर ए। पूंछी आयोग का संबंध किससे है? तो पूंछी आयोग आया कब था? एनडीए सरकार के समय 2007 में, अप्रैल 2007 में सृजित किया गया था, मोहन पूंछी की अध्यक्षता में, जस्टिस मोहन पूंछी की अध्यक्षता में बना था, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर रिकमेंडेशंस देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, ये सब आ सकते हैं। इनके हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद का न्यायालय कहाँ पर है? राजस्व परिषद का न्यायालय है आपका लखनऊ में, राजधानी में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित कब हुआ था बताना है। पारित कब हुआ था? 7 दिसंबर 1947 को। लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी ग्राम पंचायत की बैठक उसके सृजन के डैश दिन के अंदर होना अनिवार्य है। तो ग्राम पंचायत यदि सृजित हुई है तो 30 दिन के भीतर, यानी 1 महीने के भीतर उसकी बैठक होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की गई थी आपकी 1 अप्रैल 1982 को, ऑप्शन नंबर सी। एक इंस्टीट्यूट ग्राम विकास से रिलेटेड और याद रख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम में विकास संस्थान, ये बख्शी का तालाब लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण निदेशालय, महानिदेशालय का सृजन कब किया गया था? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर, ये सृजित हुआ था 1995 में, ऑप्शन नंबर बी। एग्रीकल्चर की टेक्निक्स, एग्रीकल्चर की आपकी कह सकते हैं वैरायटीज़, क्रॉप वैरायटीज़, क्रॉप के कलर और उनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे संबंधित वीडियो है हमारे पास, आप चाहे देख सकते हैं। क्वेश्चन जरूर आएगा अगर लेखपाल का पेपर हुआ तो। राज 3077 ये प्रजाति किसकी है? ये स्पीशी है आपकी वीट की, गेहूं की, ऑप्शन नंबर सी। हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ कुछ ध्यान रख सकते हैं आप लोग। राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना की गई थी बताना है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एसोसिएशन।
राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की स्थापना की गई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? कब ये शुरू हुई थी अंत्योदय अन्न योजना? अंत्योदय अन्न योजना आई थी गुड गवर्नेंस डे के दिन 25 दिसंबर सन 2000 को। एनडीए के शांता कुमार जो हैं ये इसके कह सकते हैं सृजन करने वाले हैं, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये अंत्योदय अन्न योजना, जिसको आय बोलते हैं शॉर्ट में। और ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर आधारित है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको संचालित करती है? ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि आय को संचालित करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगर पूछ ले कि सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, तो आप बताइए कमेंट करके कहाँ पर ये आय सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था। उत्तर प्रदेश भूनाप प्रणाली के अनुसार एक बीघा में कितने वर्ग फीट होते हैं? तो एक बीघा में होते हैं आपके 27,000 वर्ग फीट। ऑप्शन नंबर डी। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत की ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही होगी? आपको आंसर बता देते हैं। वृद्धि दर रही थी वृद्धि दर 12.3% की। ऑप्शन नंबर बी। ये रूरल पॉपुलेशन की डिकेडल ग्रोथ है 12.3%। उत्तर प्रदेश लोहिया ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? ये की गई थी उन्नाव से। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या क्या है ये बताना है। मूल रूप से वर्णों की संख्या है आपकी 52। ठीक है, बाद में अलग अलग डिवीजन से एक्सेप्शन हैं, लेकिन इसको आप 52 मानेंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर आपका तत्सम है? ओझा आपका तद्भव शब्द है, ये नहीं है। औंधा भी आपका तद्भव शब्द है, ये भी नहीं है। ईंधन भी आपका तद्भव शब्द है, ये नहीं है। तो हमारा जो तत्सम शब्द है वो कृष्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं शाह भी है और ये री वाली मात्रा भी है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये जो है ये तत्सम है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो पूजनीय ऐसे नहीं लिखते हैं। जा यहाँ पर पूरा होना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है। और कवियत्री में हमेशा ध्यान रखना है कि कवि और जो है यत्री होता है, ये मात्रा नहीं होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है वो शुद्ध है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा नियति का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो नियति का पर्यायवाची आपका देव्य हो सकता है, भावी भी हो सकता है जो होने वाला है, प्रारब्ध भी हो सकता है। ठीक है, शाश्वत जो है ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं हो सकता। बाकी दैव्य, भावी, प्रारब्ध हो सकता है, यानी इसको होना ही है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द होता है इति। ऑप्शन नंबर ए। अभी साइड वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग वाला है? तो चना जो है ये आपका पुरलिंग वाला है। ठीक है, बाजरा भी पुरलिंग वाला है, और कन्वेंशन के हिसाब से उड़द भी पुरलिंग ही होता है। आपकी अरहर जो है ये स्त्रीलिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा यहाँ पर करण कारक है? तो आपको अगर सारे कारक की विभक्तियां याद हैं तो इसको आराम से कर लेंगे। इसमें है राम को फल दो, तो कर्ता कारक होता है ने, कर्म कारक होता है को, तो ये कर्म कारक है कैंसिल। वह कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण से का मतलब होता है के द्वारा, वह कलम के द्वारा लिखता है, कलम से लिखता है, एक ही बात है। हमारा आंसर हो गया यहाँ पर बी। यह राम की पुस्तक है, यहाँ पर संबंध कारक हो गया। काकी के का जो होता है संबंध कारक की विभक्ति होती है। वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते अलग हुए, या पदान कारक है, तो ये नहीं हो सकता। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मनुष्य, ये तो एक बार फिर से संज्ञा हो गया। मानवता भाववाचक संज्ञा हो गया। मानवीकरण फिर संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर है आपका डी, ये मानवीय है, ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सॉरी अनेकार्थक शब्दों वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ पतवार भी है। तो अनेक शब्द लिए होते हैं, अर्थ एक शब्द जो है अनेक अर्थ लिए होते हैं। तो ये जो है कर्ण, तो कर्ण का मतलब होता है पतवार भी। ऑप्शन नंबर बी। निर्धन में कौन सी संधि है? निह और फिर आपका धन लगेगा, फिर आपका धन हो जाएगा, तो जो है विसर्ग कन्वर्ट हो जाएगा आधे राह में, तो निर्धन हो जाएगा। ये यहाँ पर लगेगी आपकी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से बात करेंगे मैथ सेक्शन के बारे में। 10 क्वेश्चन होंगे लगातार मैथ सेक्शन के, तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन होगा इसमें, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, सबसे पहले मान लीजिए वो नंबर x है, 2 से गुणा किया तो डबल हो गया 2x हुआ।
इसमें 16 जोड़ा जाता है। 16 जोड़ दिया तो संख्या बन गई 2x प्लस 16। प्राप्त योगफल को यानी जोड़ने के बाद जो आया ये पूरी चीज़, इसको 2 से विभाजित मतलब 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, 2 से विभाजित। 2 से अगर आप इसको काट देंगे तो ये x प्लस 8 बच जाएगा। कैसे 2 से काटा, 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, x प्लस 8 बचेगा, 2 से काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, यही बचेगा। प्राप्त भागफल से मूल संख्या घटा दी जाती है। अब ये जो मिला x प्लस 8, इसमें से आपने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया यानी x निकाल लिया, तो x से x कट गया, 8 आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो बताइए इस दौरान शेषफल कितना होगा, क्या बचा है आपके पास, तो 8। ए द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम आपको दे रखा है 2079 और इनका एचसीएफ आपको पता है 27। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 189, जो 2 नंबर की बात हमने शुरू में की थी उनमें से एक है 189, तो बताइए दूसरा क्या होगा। सीधा सा रिजल्ट हम लोग को पता है यहाँ से कि पहला नंबर गुणे में दूसरा नंबर, यही चीज़ बराबर हो जाती है एलसीएम गुणे में एचसीएफ के। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा 189 है, एलसीएम 27 है और एचसीएफ 2079। माफ़ कीजिए उल्टा बोल दिया, लेकिन गुणा ही तो करना है, तो आगे पीछे कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 27 सत्ते 189, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 297 यहाँ से करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज दिस। 3 क्लास हैं, पहली, दूसरी और ये रही तीसरी। स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 2/3/5 है, यानी अगर पहली क्लास में 2 स्टूडेंट हैं तभी दूसरी क्लास में 3 और तीसरी क्लास में 5 स्टूडेंट होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतने ही इतने स्टूडेंट होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल इन्हीं का होगा। तो किसी कॉमन नंबर से अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टूडेंट की संख्या बच जाएगी ओरिजिनल, मतलब जो शुरू में थी। अब प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर 20-20 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तीनों क्लास में। तो पहले में हो जाएंगे 2x प्लस 20, दूसरे में होंगे 3x प्लस 20, इसी तरीके से तीसरे में होंगे 5x प्लस 20। और ऐसा होने पर जो अनुपात है वो ये हो जाता है 4/5/7। तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं, या तो इसे और इसे कंबाइन कर लीजिए, इनका रेशियो 4/7 होगा, या फिर इनका रेशियो 4/5 होगा, या फिर इनका रेशियो 5/7 होगा। कोई भी काम आप करेंगे रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो मैं एक काम करके आपको बताता हूँ कि 2x प्लस 20/4 सॉरी 2x प्लस 20 के साथ आपको रेशियो सेकंड का चाहिए बाई 3x प्लस 20, ये है 4/5। सॉल्व बहुत ढंग से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस है नहीं इस वजह से इसको वर्बली करने की कोशिश करेंगे। 5 दूनी 10x, 4 तिहाई 12x, दोनों के बीच का डिफरेंस 2x। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, दोनों के बीच का डिफरेंस 20। x बराबर आ गया 10। अब आपको चाहिए कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर दिस इंक्रीमेंट। बढ़ाने से पहले 20 ऐड करने से पहले तीनों अलग अलग क्लास में कितने स्टूडेंट थे, इतने ही तो थे, 2x 3x और 5x, 5 3 8 2 10, 10x और x अपने पास 10 है, 10 गुणे 10 यानी कि 100। ए द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 90 ईयर्स। ए बी और सी तीनों की एज को जोड़ दिया जाए तो 90 साल आती है। 6 ईयर्स अगो, अगर हम बात करें 6 साल पहले की, देयर एजेस वर इन द रेशियो दिस। 6 साल पहले का रेशियो आपको पता है, x 2x और 3x एज हो जाएगी, बिकॉज रेशियो 1/2/3 था। लेकिन ये एज कब कब होगी,
6 साल पहले। एक बात बताइए, अभी अगर सम 90 है, तीनों कुल मिला के 90 साल के हैं, तो 6 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 6 साल पहले अगर हम बात करें तो 6 साल आप ए की एज लेस करोगे, बी की एज भी 6 साल कम होगी और सी की एज भी इतनी ही कम हो जाएगी, तो टोटल 6 त्रिक 18 साल कम होगा कि नहीं? तो 6 साल पहले जो सम है वो 18 साल कम होके 90 माइनस 18 यानी 72 हो चुका है। और यही सम 3 2 5 1 6, 6x बराबर 72 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी 12। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सी? सी के बारे में बात करें तो 6 साल पहले 3x साल का था, 12 तिहाई 36 का था वो 6 साल पहले, और अभी की हम बात करें तो 6 साल ज़्यादा यानी 42 साल का वो हो जाएगा सी। 2 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹9,000 and 10,500 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में दो लोगों ने अपने अपने रुपए लगाए, ए और बी। अगर हम मान लें कि दो लोग हैं तो ए ने लगाए 9,000 और बी ने लगाए 10,500। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, यानी किसने कितना रुपया लगाया, इस बात का रेशियो चाहिए, I1:I2, I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 15 6 जा 15 7 जा, 6/7 आ चुका है रेशियो इन्वेस्टमेंट का। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ ₹6,500, दोनों लोगों को बिजनेस के अंत में प्रॉफिट होता है 6,500 रुपये का, और इस लाभ को निवेश के अनुपात में बांटना पड़ता है। निवेश का अनुपात क्या है? 6/7। अगर ए ने 6 रुपये लगाए तभी बी ने 7 रुपये लगाए, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और यही रेशियो बन जाता है प्रॉफिट का। ऐसा सवाल में हमसे कहा गया है। तो टोटल अगर 6 और 7 13 रुपये का प्रॉफिट होता, तब जाके ए को उसमें 6 रुपये मिलते और बी को 7 रुपये मिलते, लेकिन टोटल प्रॉफिट 13 ना हो के 6500 हुआ है। तो हमें बताना है द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, यानी बी को। तो 13 ना हो के 6500, तो 7 ना हो के क्या? इतना सा सवाल आपसे पूछ लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू उसके बाद निकल के आएगी। 6500 गुणे में 7/13, 13 5 जा और 2 जीरो, 500 सत्ते 3500, ऑप्शन बी। A shopkeeper mixes 2 types of tea costing ₹18 and 13 per 100 ग्राम। एक चाय थी जो कि 18 रुपये की 100 ग्राम मिलती थी और दूसरी मिलती थी 13 रुपये की 100 ग्राम। तो ये टी नंबर T1 पहले टाइप की चाय, T2 ये है दूसरे टाइप की चाय। इनका जो रेशियो है वो है 7/3, कि अगर 7 ग्राम T1 है तभी 3 ग्राम T2 है। ये जो रेशियो है ये इतना है। T1 की कॉस्ट है 18 रुपये की 100 ग्राम और T2 की है उसी तरीके से 13 रुपये की 100 ग्राम। ये कॉस्ट प्राइस को हमने लिखा T1 के लिए और T2 के लिए। आगे देखते हैं, ही सेल्स दिस मिक्स्ड टी। इन्होंने 18 रुपये वाली चाय को 13 रुपये वाली चाय के साथ मिलाया और जो मिलने के बाद आया उसे 18 रुपये 15 पैसे में बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा क्लू नहीं मिला जिसके तहत हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन लगा पाएँ, इस वजह से इसको कन्वेंशनल से करते हैं। हम लोगों को रेशियो दिया गया है 7/3, यानी अगर 7 किलो T1 खरीदा तब जाके 3 किलो T2 खरीदा। तो T1 खरीदने में टोटल कितने रुपए लगे? 18 गुणे में 7, बिकॉज 100 ग्राम का जो प्राइस है वो 18 है और ऐसे ऐसे 7 बार 100 ग्राम खरीदे, ऐसा मान लिया जाए। तो 18 × 7, वैसे ही T2 को खरीदने में जो कॉस्ट प्राइस लगा, जो जेब से लागत लगी, वो हो जाएगा 13 × 3। और डिवाइड किससे करेंगे? रेशियो से, रेशियो के सम से, ये हमेशा ध्यान रखिए। और डिवाइड करने के पीछे लॉजिक ये है कि आपने टोटल 7 और 3 10 किलो चाय खरीदी। 18 सत्ते 126, 13 तिहाई 39 बटे में 10, 12 3 15, 6 9 15, 165 बटे में 10 यानी 16.5। तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है जो कि इसकी जेब से लगा वो 16.5 रुपये लगे, और इसको मिले कितने?
ये दिया है 18 रुपये 15 पैसे। तो 18 रुपये 15 पैसे में से 16 रुपये 50 पैसे आप निकालिए। तो अगर हम 16 रुपये निकालते तो 2 रुपये 15 पैसे बचते, 50 पैसे और निकालिए ना। तो पहले हमने 15 पैसे निकाल दिए, 2 रुपये बचे, 35 और निकालिए, 1.75 रुपीज़ बचे। इतने का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से हमेशा। 16.5 गुणे में 100 करेंगे ताकि हमें परसेंटेज मिल जाए सीधे सीधे। यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 इधर गया, इधर से पॉइंट हटाया तो 100 नीचे आया। ये 100 से 100 कटा। उसके बाद हम देखें अगर 5 से इसको काटने जाएं, 5 तिहाई 15, ये 33, 5 से ये जाएगा तिहाई 15, 5 पचम 25। यहाँ एक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ये जो 2 रुपये आए थे हमें 35 पैसे निकालना है, तो 1.65 होगा ना, और डिवाइड तो 16.5 से कर रहे हैं, इंटू 100 कर रहे हैं। ये 10 बार में गया, 10 10 100, 10% यहाँ से करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। एक स्कूल के 180 छात्रों का औसत वजन है 50 किलोग्राम। छात्रों का मतलब ये है कि इसमें छात्र छात्राएं दोनों शामिल हैं। इंग्लिश में अगर आप देखें तो लिखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के लड़कियां सभी आ जाते हैं। तो सबका अगर औसत वजन देखें तो 50 है, जिनमें से लड़कों का 60 है और लड़कियों का 45। क्लास किससे बनती है? लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठाया जाता है। कोएड की अगर हम बात करें तब जाके पूरी क्लास बनती है। तो बस एलिगेशन लग जाएगा। ये हैं बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स। बॉयज़ में अगर आप औसत वजन देखें तो 60 है, गर्ल्स में 45 है, इनको मिला दिया तो 50 है। इनके बीच का डिफरेंस है 60-50 के बीच में 10, 50-45 के बीच में 5। 1/2 यहाँ से रेशियो आ गया। इस रेशियो का मतलब ये है कि बॉयज़ इस टू गर्ल्स बराबर 1/2। अगर क्लास में एक लड़का है तो लड़कियां 2 हैं। इस बात का मतलब ये है, यानी जितने भी लड़के हैं क्लास में, लड़कियां उनकी डबल हैं, तभी तो 1 का डबल 2 हुआ। हमसे पूछ रहे हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो हमें ये पता है कि लड़कियां डबल होनी चाहिए बस लड़कों के। क्या 180 का डबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 65 का डबल 115 है? बिल्कुल नहीं। क्या 70 का डबल 111 है? नहीं। तो बस सी करेक्ट हो गया यहाँ से, बिकॉज 60 का डबल 120 है। और क्वेश्चन में कंडीशन यहाँ दी गई है रेशियो में कि लड़कियां लड़कों की संख्या के मुकाबले डबल होनी चाहिए बस, और वही यहाँ पे है। अदरवाइज आप ऐसे देख लीजिए कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के यहाँ पे 1 और 2 3 हैं, लेकिन 3 ना होके 180 हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। 1 यूनिट यानी बॉयज़ 60 हैं, तो गर्ल्स उनकी डबल है 120 हैं। ऐसे भी कर सकते थे। 2 numbers आर 30% and 40% हायर देन दी थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। मान लिया जाए कि तीसरा नंबर 100 है और पहला उससे 30% ज़्यादा है, तो 100 का 30% 30 होगा, 100 से 30 ज़्यादा होगा यानी 130 होगा। ऐसे ही दूसरा 100 से 40% ज़्यादा होगा, यानी 40 ज़्यादा होगा तो 140 होगा। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ x% ऑफ द सेकेंड, ये जो पहला नंबर है 130, ये कब मिलेगा? जब आप x% ले लोगे दूसरे वाले का, यानी 140 का। तो बताइए x कितना है? निकल आएगा आराम से। परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 इधर जाएगा, 140 उधर आएगा। ये 0 से 0 इधर कटेगा, 130 गुणे में 10/14, 2 7 जा 2 5 जा 650 बटे में 7। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 7 से काट लीजिए, खुद ही पता लग जाएगा। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, ये 6, 92 सही 6/7, यानी कि डी।
एन आइटम अर्न्स ₹15 मोर बाय सेलिंग इट एट 5% प्रॉफिट रादर देन 5% लॉस। ये है कॉस्ट प्राइस, जीरो लेवल, यानी कि जितने में आपने ख़रीदा उतने में ही अगर आप बेचें तो जीरो लेवल पर आप अपने आप को पाएंगे। जीरो लेवल पर आप होंगे अगर आपने कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। पहले आप -5% यानी 5% पीछे चल रहे थे, बिकॉज अगर आप लॉस में बेचते हैं तो पीछे चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर आप 5% पीछे ना चल के आगे चलते, 5% प्रॉफिट में बेचते, कितने का डिफरेंस आ जाता यहाँ से लेकर यहाँ तक? 5 का डिफरेंस ये और 5 का डिफरेंस ये, तो टोटल 10 का डिफरेंस, 10% का डिफरेंस आ जाता। और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस आया है? 15 रुपये का। यानी इधर अगर आप खड़े होते तो 15 रुपये ज़्यादा में बेच देते, तो 10% बराबर 15। व्हाट इज़ द परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस? वो तो हमेशा शुरू में 100% मानी जाती है। 10% 15 पता हो तो 100% के लिए क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। 10 दहम 100, 15 दहम 150। 150 रुपये कीमत होगी इस आइटम की। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 20% डिस्काउंट ऑन वन आइटम इज इक्वल टू 25% डिस्काउंट ऑन दी अदर आइटम। तो बताइए उनका चिन्हित मूल्य कितना कितना हो सकता है? यहाँ पे एक मिसप्रिंट था, लागत मूल्य पूछ रहे थे जबकि चिन्हित बताना था। तो ऑप्शन के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। फिर अगर 50 और 40 है तो 50 पे 20% कम कर देंगे, 10 कम करेंगे 5, 20 मतलब डबल, तो 40 हो जाएगा। और 40 वाले पे अगर आप 25% कम करते हैं यानी 1/4, 40 का 1/4 हो जाता है 10, 30, 40 और 30। लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि हम 20% की छूट 50 वाले पे ही देंगे, 40 वाले पे भी तो दे सकते हैं। 20% मतलब 1/5, 8 रुपये कम हो गए, 32 रुपये बच गए। यहाँ पे 25% 1/4, चौथाई हिस्सा 50 का 12.5, ये 37.5। पहला ऑप्शन तो होने से रहा। दूसरे पे बात करते हैं। 40 पे अगर आप 20% की छूट दे दें यानी 1/5, 8 रुपये कम करेंगे तो 32 आएगा। 60 रुपये पे अगर आप 25% कम करेंगे यानी 1/4 तो 15 आएगा। एक तरफ आप 8 कम कर रहे थे, दूसरी तरफ आप 15 कम कर रहे हैं। क्या 8 बराबर 15 है? नहीं, तो ये भी गलत। तीसरा आते हैं 50 रुपये पे 20% कम। 50 रुपये पे 20% अगर आप कम करने लगे, 1/5, 10 रुपये, तो यहाँ पे 10 आया है। 90 पे चौथाई कम करें अगर 22.5, क्या 10 बराबर 22.5 हो सकता है? नहीं, ये भी गलत। 90 और 40, 90 पे 20% यानी 18 रुपये कम करना पड़ेगा। 40 पे 25% यानी 1/4, ये 10 कम करना पड़ेगा। 18 बराबर 10 नहीं हो सकता, तो डी भी नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ए बचता है और ए में कैलकुलेशन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर से देखते हैं इसको। 50 पे अगर आप 20% कम करेंगे 1/5 यानी कि 10 रुपये कम करने होंगे। 40 पे 25% यानी 1/4 कम करेंगे तो भी 10 रुपये कम करने होंगे। 10 बराबर 10 आ गया, तो बस ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है।